ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसपी में, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। बहुत बार ये चैप्टर मतलब जो क्रैश बैच के बच्चे हो गए, जो रेगुलर बैच के बच्चे हो गए, उनको जो बैच ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, राइट, उसमें आपने लेक्चर देखे हो गया। कभी मैं चैप्टर में की रिवीजन लूंगा तो ये समझता है, बहुत बार बच्चों ने किया। बट बात ये आ जाती है कि सर हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। ये चैप्टर अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन जैसे जस्टिफाई वाले, आज मेरा टारगेट रहेगा कि वो क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा दूं और आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा। बट एक्सपेक्टेड क्या है दोस्तों, बहुत सीरियसली इस लेक्चर को देखिएगा, ठीक है? तो ताकि ना चीजें समझे और ये ऐसे ना हो कि बस करने के लिए कर लिया सर। जो बच्चे अभी भी जुड़े हुए हैं, है ना, एक मिनट सर, मैं कुछ ऐसे सेटिंग्स, कुछ ऐसी चीजें अभी आई हैं अपने पास कि जिसमें सिर्फ सब्सक्राइबर ही मैसेज कर पाएंगे और आपसे चीजें पूछ पाएंगे करके। मैं पहले उस पे जाता हूँ, इस वो सारी चीज़ों को मैं डन करता हूँ यहाँ पे। सेशन मॉडरेशन, पार्टिसिपेंट मोड, ओनली सब्सक्राइबर कैन पार्टिसिपेट। यस, सब्सक्राइबर तक ही ये जाएगा अपने मैसेज। ओके, तो ओके, डन हुआ, शायद से मैंने कर दिया है। ओके, सारी चीज़ें करेंगे दोस्तों, सब कंप्लीट करेंगे। आज का सेशन अच्छा होने वाला है। सब्सक्राइबर, ओके ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो। क्या कर सकते हैं सर आज के इस लेक्चर में, जरा ध्यान से समझिए भाई और बहनों। दिल थाम के बैठिए, चैप्टर नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो बहुत बार आ चुका है और आप लोगों को मुझे पता है। देखो, अगर मैं एसपी की बात करूं ना तो सर और मैडम, अगर मैं आपको कहूं कि बेटा, कोई बच्चा अगर मुझे पूछता है कि सर कि हमें कोई आईएमपी दो ना सर, मतलब ना ऐसे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, या फिर जैसे, तो मैं बच्चों को सीधी इजीली बोल देता हूँ कि देख भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि एसपी में अगर तुम पहले समझ लो, बहुत रिलैक्स पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल घाई नहीं। ऑनलाइन में मैंने वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किया था क्योंकि मुझे वो जल्दी जल्दी खत्म करना था, भले मैंने समझा अच्छे से, और मैं चाहता था कि 2 घंटे में आपका सब खत्म हो जाए। तो वो भी अगर आप पॉज करके देखो, मतलब है ना, 10 मिनट का लेक्चर देखो फिर पॉज लो, ऐसे देखोगे तो सब कंप्लीट हो जाएगा। आई होप एसपी का वो सारा लेक्चर तुम सब ने किया है। ये कुछ सेशन है जो अभी मैंने पब्लिक ही कर दिया है, तो ठीक है, उससे वापस हम नहीं एक करेंगे, ठीक है? तो अभी देखते हैं क्या चीज है। लेकिन एसपी की अगर हम पढ़ाई करें दोस्तों, तो पहले मैं बता देता हूं कि क्या सीन है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 7, हर बच्चों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ना तो आएगी। क्वेश्चन 1 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रेगुलर आपको सॉल्व करने हैं, टेलीग्राम में आप ऑलरेडी हो तो वहां पे आ रहे हैं। क्वेश्चन 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, 6 मार्क्स सर, उसमें मैंने जो वीडियो बनाया उसके बाहर कुछ जाएगा नहीं, 6 मार्क्स डन है। क्वेश्चन 4 डिफरेंस बिटवीन, जितना मैं आपको करा रहा हूं, जितने वीडियोस मैंने जो दिया हुआ है, मतलब ऑलरेडी आपने क्रैश बैच लिया तो उधर तो होगा ही, अदरवाइज मैंने जनरली वो वीडियो ऐसे ही पब्लिक किया हुआ है, तो वो देखोगे तो 12 मार्क्स यहाँ पे आपके डन है। ओके, क्वेश्चन 7 लेटर्स, 2 लेक्चर ऑलरेडी लिए। तो मैं एज ए स्टूडेंट जिसको लगता है सर कि बहुत प्रेशर आ रहा है, क्या करें, हमसे हो पाएगा कि नहीं, 10 मार्क है, तो करो टोटल सर, 20 और 12 कितना हुआ, 32 प्लस 6 38 प्लस 10 48 मार्क्स। तो सर 80 मार्क के पेपर में से यहाँ पे आपका ऑलरेडी 48 मार्क्स, 8 क्वेश्चन टोटल आते हैं आपके, 50% क्वेश्चन तो इधर ही तुम्हारे डन हो जाते हैं। तो टेंशन लो मत। कहां पे प्रॉब्लम आता है सर, जस्टिफाई में। 4 मार्क्स का सवाल, मतलब एक क्वेश्चन में 12 मार्क्स का सवाल है, 4 मार्क्स का है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जस्टिफाई है दोस्तों, जो बहुत सारे एग्जाम में आया है, देखो इतने सारे अटेम्प्ट में अब तक वो आ चुका है और उससे मैं आपकी शुरुआत कराऊंगा, तो समझिए, बहुत अच्छे से देखिए। अब आपकी जिम्मेदारी कि आप एंड तक देखो, इट डजेंट मैटर मैं आपके सामने ऑफलाइन हूँ, फेस टू फेस हूँ या वीडियो के थ्रू, जब तक आपको आवाज आ रहा है, जब तक चीजें समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है, आपको सब समझेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, आप तैयार हो? क्या सब लोग रेडी हो? आगे पढ़ाना शुरू करूं? यस और नो? अगर सर आप लोग रेडी हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, है ना? नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर, उसके बिना आप कमेंट नहीं कर पाओगे। और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि फिर उतने चीजें, अपनी मेहनत तब तक जाएंगे, और आप तो कर ही रहे हो, अब तो करोगे। चलो, क्वेश्चन मैं आपसे लर्न करवाता हूं सर। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन ये है, जो आपके पेपर को भी आ सकता है कि जस्टिफाई करो
बॉन्ड होल्डर इज क्रेडिटर ऑफ कंपनी। जस्टिफाई, जस्टिफाई में ट्रू और फॉल्स की बात ही नहीं बेटा, ये स्टेटमेंट ट्रू ही होगा, इसलिए तो जस्टिफाई करने को बोल रहे हैं। लेकिन कितने मार्क्स का सवाल है? 4। जितने पॉइंट में बोल रहा हूं उतना ही लिखने का। कौन से चैप्टर में कर रहे हैं हम लोग? चैप्टर 2। और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एकदम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं, जो पेपर में आ सकता है वो बात पढ़ा रहा हूं। ऐसे हो सकता है ये बॉन्ड का क्वेश्चन बहुत बच्चों ने इग्नोर कर दिया रे चैप्टर 2 में से, लेकिन अब जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ध्यान देना क्या सवाल आ सकता है। बॉन्ड होल्डर इज क्रेडिटर ऑफ कंपनी, तो क्या आंसर लिखे सर? सबसे पहले समझाऊंगा भी, रीड भी कराऊंगा और मेरे साथ लर्न भी हो जाएगा सर। A bond is interest bearing certificate issued by, अंडरलाइन करना, गवर्नमेंट या बिजनेस फर्म promising to pay a holder specific sum at specific date। सर समझ लेना तो सारी चीजें आसान हो जाएगी। क्या कहा? बॉन्ड होल्डर मेंबर होते हैं कि क्रेडिटर होते हैं? क्रेडिटर। अच्छा बॉन्ड कौन है बेटा? इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट। व्हाट इज इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट? जैसे तुमने डिपॉजिट देखा, यस और नो? हाँ। जैसे तुमने डिबेंचर देखा, यस और नो? हाँ। तो दोस्तों जैसे डिपॉजिट और डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है वैसे बॉन्ड का भी सीन होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स तुमने सुने रहेंगे, है ना? तो ये कौन इश्यू करता है? गवर्नमेंट और बिजनेस फर्म, ये प्रॉमिस के साथ कि हम आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक डेट है ये वर्ड देखो, स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक इतना XYZ अमाउंट आपको दे देंगे 5 साल बाद। आज आप 1 लाख इन्वेस्ट करो, हम आपको 5 साल बाद दे देंगे 2 लाख रुपया। खत्म। दूसरी बात यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए सब। दूसरा पॉइंट, इन अदर वर्ड बॉन्ड इज डेट सिक्योरिटी और अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे बोरोड मनी विथ इंटरेस्ट। दूसरे शब्दों में बॉन्ड को क्या बोला जाता है ना? तुमने कभी सुना है तुम्हारे भाई बहन तुमको बोलते हो गया, कभी टीचर बोलते बॉन्ड पे लिख के देता क्या? है ना? तू जो बोल रहा है मैं ऐसा करूंगा, बॉन्ड पेपर पर लिखूं। बॉन्ड मतलब क्या? इट इज कॉन्ट्रैक्ट। देखो इन अदर वर्ड, इन अदर वर्ड इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे बोरोड मनी विथ इंटरेस्ट। कितना सिंपल है। जस्टिफाई करना है ना, आप बोलो कि बॉन्ड क्या है। यहाँ पे बारिश गिर रही है नासिक में शायद से, अभी लाइट गई तो फिर अपना लाइव सेशन थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, बाकी जाएंगे नहीं ऐसी उम्मीद है, लेकिन बारिश का आवाज आ रहा है मुझे नासिक में, मेरे एरिया में तो गिर रही है। तो सर तीन क्या है बेटा? बॉन्ड क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है। किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट? जो व्यक्ति आपसे पैसा लेता है ना वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको रिपे करूंगा बोरोड मनी विथ इंटरेस्ट। दूसरा पॉइंट समझा क्या? इन अदर वर्ड यू कैन से इट कि बॉन्ड एक कॉन्ट्रैक्ट है। बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूं कि जो पैसा आपसे लिया वो इंटरेस्ट के साथ आपको रिपे किया जाएगा। 2 पॉइंट हुए। तीसरा, दस अ कंपनी बोरो मनी एंड इश्यू बॉन्ड एज अ एविडेंस ऑफ डेट। तो बॉन्ड क्यों देते हैं बेटा हम लोग? एविडेंस। एविडेंस मतलब क्या? प्रूफ। आप तीसरा पॉइंट लिखो कि कंपनी बोरो करेगी मनी और इश्यू करेगी बॉन्ड, क्यों? एविडेंस ऑफ डेट। 3 पॉइंट हुए। चौथा, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन बॉन्ड फिक्स इंटरवल और मैच्योरिटी दोनों टाइम पे। तो आपको अभी रेगुलर 1 साल के भीतर चाहिए तो आप वैसे लीजिए, नहीं तो आपको मैच्योरिटी मतलब क्या, जिस 5 साल खत्म तब फिक्स्ड मतलब प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों साथ में देंगे। ऑप्शन है आपके पास। लास्ट, द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज लेंडर ऑफ द लेंडर टू द इंस्टीट्यूट। लेंडर मतलब पैसा देने वाला। एंड लास्ट पॉइंट, हिंस बॉन्ड होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ कंपनी। दैट्स ऑल। मैं खिड़की बंद करूंगा बेटा, 2 मिनट। यहां तक समझ सर? अभी कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे को, सर इतू सा आंसर लिखा तो 4 मार्क्स देंगे क्या हमको ना? अबे ढोकले, अगर नहीं पढ़ के जाते तो इतना भी लिख पाते क्या? नहीं। अच्छा अभी पढ़ रहे हो, बॉन्ड समझ रहा है, पहली बार इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉन्ड होल्डर क्रेडिटर ऑफ कंपनी, तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तुम ऐसे ही लिखो एक एक लाइन में। सर एक लाइन इतना छोटा लिखा चलेगा? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार फटाफट से, ये कितने पॉइंट है बेटा? 6 पॉइंट है। कंप्लीट कर। छठवां पॉइंट तो क्या? हिल्स बॉन्ड होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ कंपनी। डन। सर ऐसे ही लिखे तो चलेगा क्या? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और मैं बोल रहा हूं इस चैप्टर में से एक सवाल जस्टिफाई के लिए आएगा और आज हम सब कर लेंगे। आप लोग रेडी हो? यस और नो? यस सर। चलो फटाफट से पढ़ो, ये 7 पॉइंट अभी मेरे सामने पढ़ लो। चलो पहले 3 पॉइंट पढ़ना, फिर ये नीचे के 3 पॉइंट पढ़ना। स्क्रीन दिख रही है तुमको? नहीं दिख रही है तो ये लो, स्क्रीन आ जाएगी। पढ़ो फटाफट पढ़ो। लाइट नहीं लगी तो आकर फटाफट रीड करो ये क्वेश्चन। और सर कॉन्फिडेंस लेके आओ कि ये जस्टिफाई के लिए अगर आया तो हम लोग लिख के ही आएंगे। जिनको पीडीएफ ब्लर दिख रहा है बेटा, वो पीडीएफ ब्लर नहीं दिख रहा है आपको, हो सकता है आपका नेट का वो क्वालिटी बढ़ा हुआ। बहुत बार ऐसे होता है कि आप लोगों को इसमें आ, आपका क्वालिटी अगर नेट का इतना नहीं रहेगा अच्छा तो वो ब्लर हो जाता है। ठीक है।
ठीक है सर। एक क्वेश्चन करा है मैंने जस्टिफाई का, मैं टेक्स्ट बुक के लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले करा देता हूं, फिर बाकी सभी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये 2 बार आया था, इससे भी इंपॉर्टेंट है क्या कोई ऊपर मुझे देख। नहीं सर, जस्टिफाई में तो इतना ही है। चलो, तो सेकंड नंबर पे मैं ये वाला करा, प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी नॉर्मल वोटिंग राइट। चलो बेटा, पहला हो गया क्या तुमको बॉन्ड्स वाला, यस और नो। अभी तुरंत याद नहीं रहेगा, लेकिन आप समझ लो, बाद में प्रैक्टिस से हो जाएगा, लिखते आ जाएगा। लेकिन बॉन्ड वाला वाला क्वेश्चन डन क्या सबका, हाँ या ना, यस सर करके। चलो आगे जाते हैं दोस्तों, दूसरा सवाल, प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी नॉर्मल वोटिंग राइट, क्या आंसर लिखना है सर, लिखो, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर को ओनर ऑफ द कंपनी बट नॉट कंट्रोलर। बेटा याद रखो, इक्विटी शेयर होल्डर ना कंपनी के कंट्रोलर होते हैं। कौन, इक्विटी। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं क्या कंट्रोलर, आंसर इज नो। अच्छा, आप लोगों को पता है प्रेफरेंस और इक्विटी के बीच में डिफरेंस, याद आ रहा है। अच्छा आ रहा है तो ठीक है, इस क्वेश्चन पे आएंगे, याद रखना। लेकिन सबसे पहले चलो हल्का फुल्का एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ताकि ना आप लोगों के बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से आपको समझ जाए। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आईएमपी करना, डिफरेंस के वीडियो मैंने बनाए थे तभी भी बोला था, इतने अटेम्प्ट में आ गया बेटा, डेफिनेटली 4 मार्क्स के लिए सवाल बनेगा। मैं आपको सिर्फ ना एक सिंपल सी बात बताता हूं, वो देखते रहना सिर्फ आप। ये 1 मार्क्स का सवाल, प्रेफर 2 प्रकार के ना अलग क्यों लाया सर मैं यहाँ पे, इसलिए लाया बेटा, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों अलग अलग बात है, आपको पता है ना, यस और नो, यस सर करके। अगर आपको पता है तो देखो, रेट ऑफ डिविडेंड की बात करता हूं मैं। डिविडेंड क्या होता है बोलो तो, आधी जनता को तो पता भी नहीं रहेगा, डिविडेंड क्या होता है बोलो राजा। सर डिविडेंड एक रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे सर हम लोग अगर बैंक में एफडी रखते हैं तो वो हमें ब्याज देते हैं बैंक वाले, वैसे हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर में जो रिटर्न मिलता है उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड। अब इक्विटी और प्रेफरेंस में ये पॉइंट पढ़ो तो, सर शेयर होल्डर जो इक्विटी शेयर होल्डर है उन्हें डिविडेंड तो मिलता है, लेकिन कौन से रेट से, फ्लक्चुएटिंग। बोले सर आप अचानक से हमें यहाँ पे क्यों लेके आए मैच डे पे, भाई ओपन सेशन, यहाँ पे चैप्टर 2 से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट है सब बातें डिस्कस होगी, और फिर मेरे हिसाब से मैं आपको लेके, तब जब आपका लेवल अप रहे। इधर आधी जनता को फर्क ही नहीं पता प्रेफरेंस शेयर क्या, इक्विटी शेयर क्या, और मैं वहां पे पढ़ा रहा हूं जस्टिफाई में कि दे आर नॉट रियल कंट्रोलर, अभी उसको क्या समझ में आएगा, कंसेप्ट ही नहीं डन सर, समझ रहा है। ओके, तो फ्लक्चुएटिंग डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी वाले को डिविडेंड मिलता है, और वो क्या रहता है, फ्लक्चुएटिंग। ओके, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को क्या होता है बेटा, फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, ठीक है। ओके, वोटिंग राइट, ये देखो, इक्विटी शेयर होल्डर इंजॉय नॉर्मल और डिफरेंशिएट वोटिंग राइट, दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट, और जस्टिफाई में वही था अभी जो हम पढ़ रहे हैं। ओके, दे कैन वोट ओनली इन मैटर अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट, वहीं पे वोट कर सकते, बाकी किधर भी नहीं कर सकते। डन बेटा, यस। रिटर्न ऑन कैपिटल भी छोड़ो, ये वाला एक सवाल देखो, नेचर ऑफ कैपिटल, ये एक आईएमपी है बेटा। रिस्क कैपिटल किसे कहेंगे, इक्विटी को, और सेफ कैपिटल और स्टेबल रिटर्न वाला कैपिटल किसे कहेंगे, प्रेफरेंस शेयर को। क्या 3 पॉइंट समझे क्या आपको, फिर मैं जस्टिफाई पे जाऊंगा। ये 3 मोटे मोटे पॉइंट पे पॉइंट क्लियर हो गए, यस और नो, यस सर। अब आइए यहां पे जहां पे हम जस्टिफाई पे जाएंगे और इस क्वेश्चन को डन करने की कोशिश करेंगे। क्या है सर जस्टिफाई वाला, कहां पे था देखो तो जरा, ये रहा दोस्तों, सारे पॉइंट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी नॉर्मल वोटिंग राइट, अभी अभी हम इक्विटी और प्रेफरेंस का डिफरेंस देख के आए हैं। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों और समझते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर को ओनर ऑफ कंपनी बट नॉट कंट्रोलर। अंडरलाइन करना सर, को ओनर है, कंट्रोलर नहीं है। सो प्रेफरेंस शेयर डू नॉट एंजॉय राइट टू कंट्रोल ऑन द अफेयर्स ऑफ कंपनी। एकदम भारी सर, क्योंकि वो क्या है, को ओनर है तो कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे। तीसरा, दे हैव वोटिंग राइट ओनली ऑन द मैटर अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। जिस बच्चे ने डिफरेंस अच्छे से किया है उसको ये लैंग्वेज डिफिकल्ट जाएगी ही नहीं। बोले प्रेफरेंस शेयर को उतना ही अधिकार होता है, वो उसी मैटर पे वोट कर सकते हैं जो मैटर उनके इंटरेस्ट को क्या करेंगे बेटा, अफेक्ट करेंगे। ठीक है सर। ओके, फॉर एग्जाम्पल, दे कैन वोट ओनली इफ देर इज अ चेंज इन द रिटर्न ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पेएबल टू देम, और अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग, या कोई डिविडेंड 2 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए, कंसेक्यूटिव मतलब 2017 में भी डिविडेंड नहीं दिया, 2018 में भी नहीं दिया, ये कंसेक्यूटिव हो गए।
अगर 2 साल तक डिविडेंड नहीं मिले, उनका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, तो वोट करेंगे, नहीं तो वोट करेंगे नहीं। समझा क्या? इसे नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं बोलते बेटा। और यही तो था, देखो क्या बोला है कि प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी नॉर्मल वोटिंग राइट। ये तुम्हें जस्टिफाई करना है, तो आप बोलिए ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं मिलता, वो तभी वोट कर सकते ओनली ऑन मैटर विच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट। जब उनके इंटरेस्ट को कोई अफेक्ट करेगा तभी वो वोट कर सकते हैं। फिर उनका इंटरेस्ट कब अफेक्ट होगा? अगर उनका पेमेंट रीपेमेंट पॉलिसी पे कोई कुछ बोला तो। आपको पता रहेगा ना बेटा, सबसे पहले पैसा किसे देना पड़ता है? अगर दो लोग रास्ते में खड़े, प्रेफरेंस और इक्विटी, तो सबसे पहले पैसा किसे मिलेगा कंपनी बंद होने के बाद? प्रेफरेंस वालों को। उसके बाद बचा तो किसे मिलेगा? इक्विटी वाले को। ये हमने सीखा इस चैप्टर में। वही तो बोले कि ऐसे कुछ चेंज कर दिया, या तो उन्होंने 2 कंसेक्यूटिव ईयर तक अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग, ये अगर नहीं किया तो फिर लफड़ा है सर। समझ रहे हो क्या? चैप्टर 2 के सारे जस्टिफाई करो बेटा। आईएमपी दो मतलब कि आईएमपी बता रहा हूं, मतलब ये सस्ते में मस्ती मजा है बेटा। ये तुमको कोई भी 3 लिखने 5 में से शायद से, तो आप लोग ये अच्छे से कर लो, दिक्कत ही नहीं रहेगी। फिर हिंस प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी नॉर्मल वोटिंग राइट, दैट्स ऑल सर। सर इतने पॉइंट लिखे तो 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे क्या? तुम्हें अगर पॉइंट बढ़ाने बेटा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिफरेंस हमने पढ़ा था ना, अब ये तुम्हारा स्किल है। आप वहां पे लिखो कि इट इज नोन एज सेफ कैपिटल, ठीक है? और फिर अभी फिर आप 2-4 पॉइंट बढ़ा सकते हो, लेकिन मुद्दे का इतना भी नहीं लिखते हैं तो क्या फायदा? डेफिनेटली मिलेंगे मार्क्स, क्योंकि बोर्ड वाले एक लेवल पे आप बेसिकली प्रेफरेंस शेयर के बारे में और 2-3 पॉइंट लिख सकते हो, कहां से? डिफरेंस से उठा के। ये सेफ कैपिटल है, उन्हें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, हो गए 1-2 पॉइंट। यस और नो? 2 डिफरेंस डन हुए बेटा, हाँ या ना? समझा यहां पे सबको? टेक्स्ट बुक में जाइए, और ये टेक्स्ट बुक के सवाल है, टिक कर दीजिए करके। बॉन्ड वाला एक क्वेश्चन आपने किया, आपने प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी नॉर्मल वोटिंग राइट वाला किया। सर यहाँ पे क्या बोलना कि प्रेफरेंस शेयर कौन से ओनर है? देखो अंडरलाइन करो, ये सिर्फ को ओनर है, कंट्रोलर नहीं है। एंड दैट्स ऑल। आप अपने हिसाब से 2 पॉइंट। नीरज डन? नीरज, तीर, पीयूष, सब लोग अवेलेबल है? यस और नो? हाँ सर करके। समझा बेटा? एकदम रिलैक्स मोड में रहने का, जितना चीज है उतना कंप्लीट करो। सर इसे आईएमपी करना थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये मुझे आपको समझाना है अभी। चैप्टर 2 का सवाल है, रिटेन्ड अर्निंग आर सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस। सर चैप्टर 2 का नाम है सोर्स ऑफ, है ना, कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, कि कंपनी को पैसा कहां कहां से आएगा। तो हमने देखा था 2 सोर्स है, एक इंटरनल और एक क्या बेटा? एक्सटर्नल। और ये चीपेस्ट मतलब क्या सर? चीप मतलब खराब बोल रहे क्या? नहीं बेटा, चीप मतलब सस्ता, चीपेस्ट मतलब सस्ता। रिटेन अर्निंग मतलब क्या है? ये ऐसी बात है दोस्तों, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, पहले इसको, इसके मतलब को समझना, मीनिंग को समझना। ये कंपनी है सर, या कंपनी छोड़ो, ये आप लोग हो। आपको पता है कि सर साल में एक दिन मेरा बर्थडे होता है, और बर्थडे के दिन मैंने लोगों दोस्तों से बड़ी बड़ी पार्टी ली है, तो मुझे भी देना पड़ेगा। तो सीन क्या है दोस्तों, समझिए पहले रिटेन अर्निंग होता क्या है। तो आपको 10,000 रुपए की पार्टी देनी है ना? अब पार्टी देनी है तो पैसा लगेगा। 10,000 का फुकट में बर्तन तो धोएंगे नहीं सर बाद में। तो सोर्स ऑफ कैपिटल मतलब क्या? क्या आप कहां से ढूंढोगे? आप गए पापा के पास, पापा पैसा दे दो। मम्मा के पास, ये इंटरनल लोग हो गए, ये शेयर कैपिटल जैसा इंटरनल सोर्स। इन्होंने नहीं दिया पैसा, तो आप जाओगे अपने दोस्तों के पास, कोई बड़ा दोस्त रहेगा, फ्रेंड रहेगा, भाई पैसे देना। इसने भी नहीं दिया, फिर आपके गली में कोई रहेगा, फाइनेंस फायनान्सर, बोले पैसे देईन सावकार जैसा, 10% व्याज लागेल तुला, 10,000 देतो, 12,000 द्यायचे, हो सकता है सर। एक्सटर्नल सोर्स। मुद्दा क्या है सर, ये बंदा बोल रहा था 10,000 देने के बाद 12,000 देना, दोस्त बोल रहा था 10,000 दूंगा लेकिन 11,000 देना। बहुत कमीना दोस्त था। पेरेंट्स ने तो अब मना कर दिया, बोले इतना पैसा नहीं दूंगा। अब सोर्स ये एक्सटर्नल है, ये दोस्त है, लेकिन जस्ट इमेजिन आपने रेगुलर बेसिस पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया होता, पिगी बैंक। आप, आपका पॉकेट मनी मिल रहा है, इमेजिन कीजिए आप उस पॉकेट मनी को सेव कर रहे हो, उस पॉकेट पैसा सेव कर रहे हो पॉकेट मनी में से, और जब आपका बर्थडे आ रहा है, आपने वो पिगी बैंक में से देखा कितना पैसा आपको मिला, 10,000। इसका किसी को कोई ब्याज देना है क्या बेटा? इंटरेस्ट नहीं। डिविडेंड देना है क्या? नहीं। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? चीपेस्ट। इस पे कोई हमें पैसा किसी को देना नहीं। रिटेन अर्निंग मतलब खुद का पैसा। समझा क्या बेटा? यस। तो रिटेन अर्निंग बोले क्या है सर? रिटेन अर्निंग इज सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ राइजिंग फाइनेंस। देखो क्या है, सबसे पहले
द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा करना। आपकी कंपनी को हर साल प्रॉफिट होता है, उसमें से सब बांट मत दो डिविडेंड, कुछ पैसा आप जमा करो। द प्रोसेस ऑफ व्हाट बेटा, एक्यूमुलेटिंग प्रॉफिट, विद प्रॉफिट कॉर्पोरेट प्रॉफिट। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड देयर यूटिलाइजेशन इन बिजनेस इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। आईएमपी करो, मैं वापस दो बार बताऊंगा। और जो बच्चा शिद्दत से करना चाहता है, जिससे से लगता है कि खुशी बेटा लेक्चर पे ध्यान दो, चैटिंग बाद में कर लेना। अगर दोस्तों की पढ़ाई पूछते रहोगे तो खुद की पढ़ाई की लग जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, चलो। तो क्या सर, व्हाट इज रिटर्न अर्निंग? द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट। ये लैंग्वेज बहुत आवड़ लगता है, एक्यूमुलेशन मतलब जमा करना, और उसे यूटिलाइज करना बिजनेस में, इसे कहते हैं रिटर्न अर्निंग। सिंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन अर्निंग। अब ये देखो ये लैंग्वेज कैसे लिखे सर, वेरिएशन मतलब ये कंपलसरी क्या ऑर्गेनाइजेशन का हर साल सेम प्रॉफिट हो? नहीं सर, कभी ज्यादा प्रॉफिट होगा, कभी कम प्रॉफिट होगा, इसीलिए उसे कहते हैं वेरिएशन इन प्रॉफिट। लैंग्वेज समझ रहा है बेटा? सिंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन अर्निंग, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम टू टाइम क्या होता है बेटा कि अर्निंग चेंज होता है, कम ज्यादा होता है। इट एडवाइजेबल टू कीप असाइड पार्ट ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट। मतलब क्या सर, इट इज एडवाइजेबल, हम ये एडवाइस करते हैं कि जब आपका ज्यादा प्रॉफिट हो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कीप असाइड, मतलब साइड में रखिए। ठीक है सर। फिर इन सिंपल वर्ड, अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब सर, आपका 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, उसमें से आपने 800 रुपए डिविडेंड करके दे दिए, इसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। 200 रुपया आपने किसी को नहीं दिया, इसे कहेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड या नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब समझो, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। सर ये समझा नहीं तो आप बोलते मेरे को एसपी याद नहीं रहता, कैसे याद रहेगा भाई? उन्होंने क्या कहा कि सर एकदम सिंपल भाषा में बोले ना तो पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट, 1 लाख, आपका 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने 80,000 डिविडेंड करके बांट दिया, 20,000 नहीं बांटा, विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर एज अ डिविडेंड is retained by company and this accumulated profit is invested in reinvested in business। और वो 20,000 आप वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते, इट इज नॉन एज रिटेन अर्निंग। आईएमपी कर लो। यस, ओके। लास्ट चौथा पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल यूज बाय एस्टेब्लिश कंपनी। इट इज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। सर ये इतना याद नहीं आया तो चलेगा, आप सिर्फ इतना लिख देना कि रिटेन अर्निंग कौन सा सोर्स है, इंटरनल सोर्स है बेटा। ये आईएमपी करो, इंटरनल सोर्स। टेंशन मत लो, मैं वापस ये लर्न करवा के जाऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर ये होने के बाद में वापस से समराइज फॉर्म में बताऊंगा। और आप फिर, ये आईएमपी क्वेश्चन है तो आने के बाद लिखते आना चाहिए सर। द मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट रिटेन अर्निंग इनटू परमानेंट कैपिटल बाय इश्यू ऑफ बोनस शेयर। इसे आईएमपी करो, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है कि रिटेन अर्निंग को आप कैपिटल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। रिटेन अर्निंग को आप कैपिटल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? सर कंपनी का खुद का पैसा है, उसे लगता है ना हमारा कैपिटल बढ़ना चाहिए, तो उसे बोनस शेयर के तौर पे इश्यू करते हैं। अब इतना डिटेल में बताऊंगा नहीं मैं, इसको लगता है टाइम लग जाएगा, लेकिन भावनाएं समझो। एंड लास्ट, हिंस लिखने का, देखो एंड कैसे करने का, जस्टिफाई वाला हिंस लिखो और एक लाइन ऊपर की उठा लो। रिटेन अर्निंग इज सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ राइजिंग फाइनेंस। सर अब मेरा काम क्या है, तुमको लर्न करवा के देना। सवाल याद रखो, सवाल क्या है, रिटेन अर्निंग आर सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड, जस्टिफाई करो। क्या जस्टिफाई करोगे बोलो बेटा? सब लोग यहां पे ध्यान देगा। इट इज इक्विवेलेंट टू ऑफलाइन जैसा, अगर तुम ध्यान दो तो क्या जस्टिफाई करोगे? रिटेन अर्निंग सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड है, पहला पॉइंट लिखोगे। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन, जमा करना। क्या सर? कॉर्पोरेट प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट को जमा करना और उसको यूटिलाइज करना बिजनेस में, इसे रिटेन अर्निंग कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, सिंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन अर्निंग, क्योंकि हमें पता है कि बिजनेस में कभी ज्यादा प्रॉफिट होता है, कभी कम प्रॉफिट होता है। इट इज एडवाइजेबल, तो इसीलिए हम लोग ये एडवाइस देते हैं कि क्या पता भाई कल कम प्रॉफिट हो, तुम्हें अचानक पैसों की जरूरत लग जाए, तो तुम थोड़ा पैसा जितना कमाया उसमें से सेव करके रखो। ये तो हर कोई घर में करता है, ठीक है ना। इट इज एडवाइजेबल टू कीप असाइड पार्ट ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई रिटर्न। अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट हो तो थोड़ा साइड में रखना। तीसरा पॉइंट, इन सिंपल वर्ड, पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। नेट प्रॉफिट का वो वाला हिस्सा जो हमने डिस्ट्रीब्यूट मतलब शेयर होल्डर को डिविडेंड करके नहीं बांटा है तो बच गया है, उसे रिटेन अर्निंग कहेंगे। और इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्या बेटा? रेजिंग विच कैपिटल,
बोलते हैं इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल यूज बाय एस्टैब्लिश कंपनी। पहले साल किसी के पास रिटर्न अर्निंग होगा ही नहीं, क्योंकि अभी अभी तो कंपनी चालू हुई, ये बहुत एस्टैब्लिश बड़ी बड़ी कंपनी के पास होता है। आंसर इससे ये वाला पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट रिटर्न अर्निंग इनटू परमानेंट शेयर कैपिटल। ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आता है। कैसे सर? थ्रू इशू बोनस शेयर। विच शेयर? बोनस शेयर। एंड दैट्स फॉर हिंस लगाओ डन। लर्न क्या बेटा? ये वाला लर्न मतलब देख, तो लर्न डायरेक्ट तो नहीं होगा, थोड़ा तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, बट अभी ऐसे तो है ना कि इस चैप्टर के 4 मार्क्स का सवाल जो आने वाला है टेक्स्ट बुक के नीचे से ही आने वाला है, वो अगर आपको समझा तो डन हो गया। क्या रिटर्न अर्निंग समझा एवरीवन? यस और नो? हाँ या ना? बोलो रे बाबा। रिटर्न अर्निंग का समझा क्या? और जस्टिफाई में ढोक लो, एग्री डिसएग्री मत लिखना। कुछ बच्चे जस्टिफाई में बोलते हैं हाँ एग्री डिसएग्री, तब मारेंगे पकड़ के। ठीक है सर। यस सर। चलो थोड़ा सा भी समझा सर तो एटलीस्ट थोड़े मार्क्स तो मिलेंगे, नहीं पढ़ाते तो पूरा ही जाता सर। और ये रिटर्न अर्निंग है अच्छा कंसेप्ट, टेक्स्ट बुक में जाना, एक बार रिटर्न अर्निंग का बेसिक पढ़ना, छोड़ना मत बेटा इसको। यस। डायरेक्ट लर्न नहीं होगा। फिर अभी इसके बाद ये कर लेते हैं डिबेंचर वाला। अब जिन ये कौन से चैप्टर के करा रहा हूं पता है? सेकेंड चैप्टर। मतलब बेटा ये ऐसी बात है कि मैंने अगर पूरा चैप्टर पढ़ा दिया आपको, ठीक है, मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया, मतलब जो ऑलरेडी क्रैश बैच वाले बच्चे देख रहे होंगे रिकॉर्डेड लेक्चर, मैंने डिबेंचर भी पढ़ाया है। डिबेंचर कौन होते हैं बोलो तो बेटा? डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं? कंपनी के लिए क्रेडिटर होते हैं। वो लोग एज अ लोन पैसा देते हैं, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, उन्हें हमें उनका इंटरेस्ट टाइम टू टाइम देना पड़ता है। ये सब पॉइंट क्लियर है क्या आपको? फिर मैं ये वाला क्वेश्चन लेके जाता हूँ। पहले मैं आपको कुछ पॉइंट लिखा के देता हूँ। डिबेंचर, डिबेंचर समझना चाहिए सर। ये डिबेंचर होल्डर जो होते हैं, डिबेंचर होल्डर, ये कंपनी के कौन होते हैं बेटा? क्रेडिटर। कौन होते हैं? क्रेडिटर। इनको जो रिटर्न में हम देते हैं वो क्या देते हैं? इंटरेस्ट। क्या देते हैं बेटा? इंटरेस्ट। बराबर। और वो फिक्स होता है। क्या इंटरेस्ट अगर लॉस हुआ तो देखो, शेयर होल्डर को अगर कंपनी का लॉस हुआ ना, तो हो सकता है शेयर होल्डर को आप डिविडेंड ना दो, चलेगा। लेकिन डिबेंचर होल्डर को आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि मेरा तो भाई प्रॉफिट नहीं है, मैं इस बार तुझे ना इंटरेस्ट नहीं दूंगा? नहीं चलेगा सर। आपका कंपनी का प्रॉफिट हो या आपके कंपनी का लॉस हो, इससे डिबेंचर वालों को कुछ लेना देना नहीं, उन्हें इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है। समझा? इट डजेंट मैटर कि आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ओके सर। एक प्रकार का डिबेंचर होता है सेक्योर्ड। अब पहले ये बताओ, सेक्योर्ड डिबेंचर तुमको मतलब समझता है क्या? क्या होता है? व्हाट इज सेक्योर्ड डिबेंचर बेटा? पता है? किसको पता है बोलो तो? सर, सिक्योर डिबेंचर का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने हमें 1 लाख रुपए का लोन दिया। वो व्यक्ति बोलेगा कि भाई तुम, मतलब हम आपको लोन दे रहे हैं, तो तुमने कल जाके तेरी कंपनी डूब गई, बर्बाद हो गई, बंद हो गई, तो हम, तू तो रास्ते पे आएगा, मेरे को भी लेके आएगा। तो एक काम कर, मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं, बदले में तेरा जो मशीनरी है, मशीनरी वो गिर, मतलब मेरे, मतलब वो ना मेरे नाम पे चढ़ा दे। मतलब जब तेरी कंपनी बिकेगी तो ये मशीनरी बेच के सबसे पहला पैसा मेरे को मिलेगा। इसे बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर। क्या बोलते हैं बेटा? सिक्योर, कि मैंने कंपनी से सिक्योरिटी ली और बदले में कंपनी को पैसा दिया। ये समझा क्या बेटा? सिक्योर। और अनसिक्योर इसका अपोजिट, सिर्फ पैसा दिया, कुछ नहीं लिया कंपनी से। अब आपको अगर बेसिक बातें समझी तो आपके टेक्स्ट बुक का जस्टिफाई करके एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा? कि डिबेंचर आर, क्या क्वेश्चन है बेटा? कि डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन असेट ऑफ कंपनी। डिबेंचर आर सिक्योर्ड बाय चार्ज। चार्ज मतलब क्या किया बेटा? वो असेट उनके नाम पे किया, मतलब नाम पे, मतलब कि जब कंपनी बिकेगी तो ये बेच के पहले इनका पैसा मिलेगा। क्या पढ़ाओ मैं आगे? क्वेश्चन समझा? डिबेंचर पे आया वो समझा क्या? यस और नो? हाँ या ना? हाँ सर करके। चलो फिर एक एक पॉइंट करेंगे, कोई घाई नहीं। पहला, जस्टिफाई करना है तो पहले बताओ, चार्ज ऑन असेट मींस इंटरेस्ट और लीन। लीन पता है? लीन वही मैंने कहा ना कि आपण काहीतरी गहाण ठेवतो, मराठीत जर म्हणायला गेलं, कुछ तो गिरवी रखते हैं वैसा लीन।
चार्ज इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन असेट ऑफ द कंपनी इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। इन फेवर ऑफ क्रेडिटर मतलब क्या कि कल जाके अगर मैं इसको पैसा नहीं दे पाया तो मेरी ये असेट आप बेच के इस व्यक्ति का पैसा चुका देना, इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। मतलब समझ रहा है क्या? यस। इन केस कंपनी फेल टू पे डेट, डेट मतलब क्या? कर्जा। अब ये लँग्वेज आहे एसपी का, इसे आपको ना बेटा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप, अब बच्चे बोलते सर आम्ही आमच्या शब्दात लिहू का, क्या लिखेगा ढोकले? मतलब ये लैंग्वेज तुझे अगर इंटरप्रिटेशन ही नहीं है चैप्टर का और तुम बोल रहे सर हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, पहले समझो, समझेगा तो मिल जाएगा, नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा सर करके। क्या है देखो, इन केस कंपनी फेल टू पे डेट क्रेडिटर कैन क्लेम इट फ्रॉम द कंपनीज असेट। अगर कंपनी पैसा देने से फेल हो गया तो फिर उसे क्या करे करना पड़ेगा, क्रेडिटर बोलेगा ये असेट बेचो, मेरा पैसा मेरे को दे दो, इसे क्या कहेंगे? सिक्योर डिबेंचर। दूसरा पॉइंट, द डिबेंचर कैन बी सिक्योर, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी में बी चार्ज एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन। चार्ज मतलब गिरवी रखेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, द सिक्योरिटी मे बी फॉर सम पर्टिकुलर असेट दैट इज फिक्स चार्ज और मे बी द असेट इन जनरल मतलब फ्लोटिंग चार्ज। बेटा ये दो शब्द आपको बहुत बार आ रहे हैं, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। थोड़ा अगर वक्त दो तो मैं समझा दूं आपको, कि आपको ऐसे चाहिए सर घाई घाई में बता दो, हमको समझना तो कुछ नहीं है लेकिन आई, अरे नहीं, इतना डिटेल में तुम्हें करना पड़ेगा। समझाओ? हाँ सर, क्या समझाना है वो देखो, फिक्स चार्ज वर्सेस क्या, फ्लोटिंग चार्ज। अब तुम्हें पता नहीं, दिमाग में इसका मीनिंग नहीं पता, रटना है, कैसे रटोगे? कोई ऑप्शन नहीं। अब समझो दोस्तों, समझो, फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज बताऊंगा मैं, और मैं उसी बच्चों के लिए लेक्चर बना रहा हूं जो सच में समझ के एसपी लर्न करना चाहते। ये है लाइबिलिटी, ये है असेट। असेट साइड को मेरा है कार, मेरा है बिल्डिंग, मेरा है मशीनरी, ठीक है, मेरा है फर्नीचर। समझो, फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज बता रहा हूं बेटा, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, ठीक है। अब देखो मैं समझा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, फिक्स चार्ज और क्या, फ्लोटिंग चार्ज। क्या होता है, मुझे डिबेंचर दिया 1 लाख रुपए का, ये देखो लाइबिलिटी साइड को आता है ना डिबेंचर, यस सर, नहीं पता होगा तो इसको कैसा समझ लो, डिबेंचर कभी भी लाइबिलिटी को आता है। तो अगर ये बंदा बोला मैं 1 लाख रुपया देता हूं लेकिन ना इस 1 लाख के अगेंस्ट तुम्हारी कार मेरे पास चार्ज पे रख दो, क्या करो, असेट साइड में सिर्फ कार को पकड़ा, सिर्फ कार, कार कभी भी बिके तो इस 2 लाख में सपोज 1 लाख बिकेगी मार्केट में, मुझे 1 लाख का 1 लाख पूरा चाहिए। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक असेट के अगेंस्ट बोलते हो कि मैं डिबेंचर तो देता हूं लेकिन कार पे चार्ज लगाओ, ये हो गया फिक्स चार्ज। क्या चार्ज हो गया बेटा? ये फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज मतलब कोई भी नहीं, कार अगर बिकी तो तेरे को मिलेगा, बाकी असेट का कुछ लेन देना नहीं। व्हाट इज फ्लोटिंग चार्ज? फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है सर, फ्लोटिंग चार्ज मतलब कोई भी बिके, कार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी अगर बिक गई, मतलब ये बिके, ये बिके, ये, मेरे को पैसा चाहिए पहले, इसे कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज। क्या कहते हैं बेटा? फ्लोटिंग चार्ज। जनरल सारे असेट पे होता है करके। फिक्स समझा, स्पेसिफिक। फ्लोटिंग मतलब असेट साइड को चार्ज है, कुछ भी बिके मेरे को पैसा दे, डन हो गया कंसेप्ट। अब बच्चे बोले सर ऐसा पढ़ना रहता, तो अब तक कैसा पढ़ा? नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ भाई सर, इसीलिए हमारा लर्न नहीं हो रहा था, हम तो बस रीड रहे थे, रीड कर रहे भाई, रीड करके नहीं चलेगा, मतलब कर, अभी ऑप्शन है लेकिन अभी जितना हो सके उतना समझना। दूसरा चैप्टर आईएमपी भाई, इसके तो कर ले, एक जस्टिफाई तो अच्छे से लिखते आएगा। नहीं सर इधर भी हमको बोर हो रहा, हमको तो बहुत बोर होता सर, ऑनलाइन कैसे देख, मत देख, सिंपल, कम मार्क्स मिलेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर तो और भी बढ़िया है, मत ही देख फिर, अगर इज्जत से मार्क्स लाने तो देखो, पढ़ो। चलो कुणाल भाई, कैसे ना, मेरे हाथ में सारी चाबी है, तो टेंशन मत लो, फेल तो हो गए नहीं, आईएमपी मैंने दिया है, नहीं तो फिर मेरे पास ऑप्शन है, ऐसे मस्त में, ऐसे नेगेटिव मतलब खुद भी डिमोटिवेट मत हो, दूसरों को भी मत करो, मैं क्यों आया, काय को फेल होऊंगा ढोकले। चलो यहाँ पे ध्यान, डिबेंचर आर सिक्योर्ड थ्रू डिबेंचर ट्रस्ट डीड, अंडरलाइन करना, जब सिक्योर डिबेंचर होता है तो आप क्या करते हो, डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाते हो। इफ कंपनी इज नॉट इन पोजीशन टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एक तो कंपनी इन पोजिशन, अभी ये थोड़ा इंग्लिश तो तुमको लाना पड़ेगा, अगर कंपनी इस स्थिति में ना तो पेमेंट कर पा रही है ना तो इंटरेस्ट दे पा रही है, ठीक है, रीपेमेंट कर रही है कैपिटल का, द डिबेंचर होल्डर कैन सेल ऑफ द चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड रिकवर देयर मनी। एकदम सिंपल है,
अगर कंपनी पैसा नहीं दे पाई, इंटरेस्ट नहीं दे पाई, तो डिबेंचर होल्डर वो वाला बेच देगा और सिंपल क्या करेगा, उसका पैसा रिकवर कर लेगा। एंड हिंस डिबेंचर आर सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी। डन हो गया, समझा क्या एवरीबॉडी? यस और नो? डिबेंचर आर सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन द असेट ऑफ कंपनी। क्या पॉइंट लिखेंगे सर? अब चार्ज के ही बारे में पहला एक्सप्लेनेशन था। चार्ज मींस इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन असेट ऑफ कंपनी इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। और उससे उधर ही एक पॉइंट एक्सप्लेन करना है, कंपनी फेल टू पे द डेट क्रेडिटर कैन क्लेम इट फ्रॉम क्या बेटा? कंपनीज असेट। फिर दूसरा पॉइंट लिखोगे डिबेंचर आर सिक्योर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी कैन बी चार्ज। वही पॉइंट देखो रिपीटेटिव मोड पे वो लिख रहे हैं, क्योंकि लिखोगे क्या तो टेक्निक समझो। टेक्निक समझा तो तुम्हें लिखते आएगा, टेक्निक नहीं समझा वो देखो ना, थोड़ा ऑब्जर्व करो ना, नए नए पॉइंट ना उसी को घुमा फिरा के लिख रहे हैं, बस दैट्स इट। चलो सर, ये भी हो गया। अब ये 11 मतलब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देखना है कौन सा क्वेश्चन है। पब्लिक डिपॉजिट इज गुड सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ये 5वां चैप्टर है आपका, में लेटर वाला 8वां चैप्टर है। डिपॉजिट पता है ना, मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 36 मंथ्स, वो वाली बात है। तो अगर जस्टिफाई करो कि पब्लिक डिपॉजिट ये गुड सोर्स है शॉर्ट टर्म फाइनेंस का, क्या जस्टिफाई करोगे बोलो बेटा? कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। कंपनी रिसीव फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फॉर द पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ्स टू 36 मंथ। भाई कितना सिंपल है, जिन्होंने चैप्टर नंबर 5 किया है उनको पता है, और इधर भी एकदम शॉर्ट में दिया है सेकेंड चैप्टर में। ये 5वें चैप्टर का सवाल नहीं ढोक लो, दूसरे चैप्टर का है। जस्टिफाई करो कि पब्लिक डिपॉजिट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो आप क्या करोगे बेटा? आप बताओगे कंपनी रिसीव फिक्स डिपॉजिट कितने टाइम के लिए फ्रॉम पब्लिक, मिनिमम 6 पीरियड एंड मैक्सिमम 36 पीरियड। ठीक है, सब सच डिपॉजिट इट इज कॉल्ड पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, अंडर दिस मेथड जनरल पब्लिक इज इनवाइटेड टू डिपॉजिट देयर सेविंग विद कंपनी फॉर वेरिड पीरियड। वेरिड मतलब अलग अलग टाइम पीरियड, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, लेकिन 6 से कम नहीं चलेगा और 36 से ज्यादा नहीं चलेगा। उस पे क्या मिलता है सर? डिविडेंड की इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट इज पेड बाय कंपनी ऑन सच ए डिपॉजिट। देखो पॉइंट कैसे बनते हैं, आप एक एक लाइन छोड़ के लिखना। ये प्रेजेंटेशन है, मैंने आपको वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा ना बेटा, देखो इस मोमेंट पे आपको जरूरत है। इसके नीचे मैं वो वीडियो मतलब लिंक भी डाल दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम पे या फिर अपने व्हाट्सएप चैनल पे तो मैं पोस्ट करता ही हूँ। वो जिसको 99 मार्क्स मिले थे, हर पॉइंट के बाद वो एक लाइन छोड़ते हैं, हर पॉइंट के बाद। सर ये प्रेजेंटेशन है, कॉमर्स वाले जो दिखेगा वो जो दिखाओगे वही बिकेगा, ठीक है ना? तो आपको अपना प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा, आप होशियार हुए बताना पड़ेगा, जताना पड़ेगा, लिखो, लिखने का स्टाइल है। ओके, तो आपने लिखा इंटरेस्ट पेड किया जाता है डिपॉजिट पे। द कंपनी इश्यू डिपॉजिट रिसिट टू डिपॉजिटर। मैंने आपको ये समझाया था, याद आ रहा है? ये कितने कॉमन पॉइंट है। जैसे शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट देते हैं, डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर सर्टिफिकेट देते हैं, वैसे डिपॉजिटर को क्या देते बेटा? डिपॉजिट रिसिट देते हैं। वहां सर एक पॉइंट बढ़ गया। द टर्म ऑफ डिपॉजिट्स आर मेंशन इन द डिपॉजिट रिसिट। वाह वाह, क्या बात है, लिखो सिर्फ। अगर आपके पास बोलते हैं ना समझा हुआ है तो आप जस्टिफाई वाले के डरोगे नहीं। फिर लास्ट, डिपॉजिट्स आर नेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, क्या बेटा? अनसिक्योर्ड ऑफर टू द कंपनी, हिंस पब्लिक डिपॉजिट गुड सोर्स ऑफ क्या बेटा? शॉर्ट टर्म फाइनेंस। कौन सा फाइनेंस देता? शॉर्ट टर्म फाइनेंस। डन हो गए जस्टिफाई के चैप्टर 2 के ऑलमोस्ट क्वेश्चन डन कर रहे हैं हम लोग। और समझ रहे सर इतना लिखा तो हमको 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। हमारे कॉलेज वाले क्लास वाले टीचर बोलते 4 मार्क वाला 8 पॉइंट। बोलना लर्न करा के दे 8 पॉइंट। टीचर को पूछ तू 8 पॉइंट लिख के दे भाई, बोलने को आसान लगता, दिखा 8 पॉइंट लिख के। टीचर को बोलने को क्या लग रहा है? वहां पे तुम्हारी बज रही है ना, यहाँ पे उधर 8 के चक्कर में साला 2 पॉइंट लर्न नहीं कर रहा है बच्चा। यहाँ पे अगर आपको पता है कि मेरे 6 पॉइंट हो रहे हैं तो भाई वो जज्बातों से बाहर आओ, पेपर अपने को सही लिखना है। समझ में आ रहा है क्या? तेरे पेपर इजी है हार्ड बेटा, पढ़ाई की तो इजी लगेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन भी तेरे को हार्ड लगेगा, समझेगा नहीं तो पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हारी पढ़ाई पे इजी और हार्ड डिपेंड करता है। नहीं पढ़ोगे तो इजी वाला पेपर भी आ जाएगा ना, हार्ड लगेगा। चलो लास्ट, क्या और 2 क्वेश्चन है, ये वाला डिस्कस करते हैं एकदम आराम से भाई। कोई यहाँ पे मैंने यहाँ पे ना टाइमर नहीं लगाया, आराम से पढ़ेंगे। बाकी सब बच्चे हैं क्या? चैतन्य, यश, यश पाटिल, उसके बाद तीर्थ पटेल, मयंक पटेल, नीरज भाऊ, नीरज है। बाकी चैतन्य भाऊ दिख नहीं रहा है, पीयूष शर्मा, मैसेज चाहिए तुम्हारे हो कि नहीं? क्रैश बैच के बच्चे तो बाद में देखना, बाद में देखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन तुरंत ही पॉसिबल ना बेटा। ये जस्टिफाई वालों को मतलब आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम आराम से लिख लो, मैं बोल रहा हूँ पासिंग का एकदम, तुमको बाकी इसमें दिक्कत आने नहीं दूंगा, बड़े क्वेश्चन भी कर लेंगे।
इस साल का पेपर बेटा मैंने वही कहा, पेपर हर साल इजी आता है। अब ये क्वेश्चन आया, इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिस्क कैपिटल, 4 मार्क्स, जस्टिफाई। अभी हार्ड है कि इजी है, ये डिपेंड करेगा तूने पढ़ा है कि नहीं। सेम क्वेश्चन है, जिसने नहीं पढ़ा बोले वेरी हार्ड पेपर सर, क्या पेपर बना है। जिसने पढ़ा बोलेगा अरे फालतू सर, पढ़ा तो था वही आया। वही बोल रहा हूँ, पेपर हमेशा इजी आते हैं बोर्ड के। ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, ये समझ के तू पढ़ाई कर, जो तू पढ़ रहा है वो पेपर में आएगा। पेपर इजी आएगा तुम्हारी पढ़ाई पे, पेपर डिफिकल्ट कभी नहीं आता। चल ये वाला क्वेश्चन कर, फिर तू बता इजी के डिफिकल्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिस्क कैपिटल, अभी बोल तो सारे पॉइंट लिख पाएगा नहीं तो पढ़ाई कर बेटा। इक्विटी शेयर होल्डर ओन्स कंपनी एंड बियर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप। बोले अल्टीमेट ओनर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस वाले नहीं। वो कंपनी को ओन करते हैं और कंपनी के साथ जो अल्टीमेट रिस्क है वो उनको बियर करना पड़ता है। देखना दूसरा पॉइंट, द इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। ये तो हमें पता है सर, इक्विटी शेयर वालों को प्रेफरेंस कभी भी नहीं मिलता, तो डिविडेंड के लिए हमेशा प्रेफरेंस किसे मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। वाह सर। दे डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। अब देख बेटा, जो बोल रहा है ना इजी पेपर आएगा कि डिफिकल्ट, तेरा ये लाइन जमता है क्या तेरे को लिखते हैं? सर ये तो नहीं जमता, वाइंडिंग अप दिमाग की लग गई सर। वाइंडिंग अप क्या होता है? वो लर्न नहीं हो रहा सर, ये शब्द होता है वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी बंद हो गई। रीपेमेंट मतलब, ये शब्द समझो, एसपी इसके बिना लर्न नहीं होगा ना बेटा। तो उन्होंने क्या भावना बोली है कि इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, ऑल्सो दे डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जब कंपनी बंद हो जाएगा उस वक्त जो पैसा देना है, रीपे करना है, वो इक्विटी वालों को नहीं, पहले किसे मिलता है? प्रेफरेंस को। तो बोले उधर भी प्रायोरिटी नहीं मिलता, ठीक है। तीसरा, इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट कैरी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड। हाँ ये भी एक लफड़ा है, ये भी डिफरेंस में पढ़ा था, याद है क्या आपको? कि प्रेफरेंस वालों को फिक्स मिलता है और इक्विटी वाले को फिक्स नहीं मिलता, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं भी मिलेगा। दे पे डिविडेंड एट रेट, क्या बेटा? रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इतना याद नहीं आ रहा बोलना, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, खत्म। If there is no profit, no dividend will be payable. Similarly, if there is less profit, lesser dividend will be paid. कितना फेंका है बेटा, मैं वही बोल रहा हूं। तरीका देखो, जस्टिफाई को लिखा कैसे जा रहा है। तुम लोग रटने के, अरे क्या, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं ना, मैंने सेकेंड चैप्टर पढ़ा दिया, इक्विटी शेयर पढ़ा दिया, फीचर्स पढ़ा है, प्रेफरेंस, उसके बाद टाइप्स पढ़ा है, प्रेफरेंस सर मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, क्रैश बैच के बच्चों को पूरे वीडियो है। अब तुम ये देखो कि जस्टिफाई को कैसे कैसे आपको मैं देने वाला हूं, है ना। मतलब क्रैश बैच में जो अभी बच्चे अभी लाइव में एक, मतलब जो हो चुका है वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा, बैठो सारे लेक्चर देखो। जो आप देखते हो आपको समझेगा सर, अभी इसमें सिर्फ तरीका समझो, ये क्या लिखने की जरूरत थी नहीं, लेकिन एक पॉइंट बढ़ गया। क्या बोला सर? देखो, इफ देर इज नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेएबल, एंड इफ देर इज लेस प्रॉफिट लेस डिविडेंड पेएबल। एक पॉइंट बढ़ गया ना, लेकिन और लॉजिकली है सर। द फॉर्च्यून ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज टाई अप विद द अप्स एंड डाउन ऑफ द कंपनी। उसका भविष्य डिपेंड करता है कंपनी अप जा रही कि डाउन। कंपनी अप गई प्रॉफिट हुआ तो उसका फायदा, डाउन गई तो उसका नुकसान। देर आर डिस्क्राइब एज शॉक अब्जॉर्बर, अंडरलाइन करो इसको, शॉक अब्जॉर्बर बोलते हैं। व्हेन कंपनी हैव फाइनेंशियल क्राइसिस, ये बेचारे ना सारा झटका उनको ज बैठता है, शॉक अब्जॉर्बर। एंड लास्ट, हिंस इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिस्क कैपिटल, खत्म। इसको एक एक पॉइंट आप लिख सकते थे, कौन सा पता है? रेसिडुअल क्लेमेंट। रेसिड्यूअल सर कितना लिखे बेटा? जब आपकी मर्जी। रेसिड्यूअल क्लेमेंट, रेसिड्यूअल क्लेमेंट म्हणजे काय सर? सबको देने के बाद जो बचेगा ये लोग क्लेम करेंगे। हो सकता है कभी कम बचे, हो सकता है कभी ना बच रही, हो सकता है कभी लॉटरी लग जाए, सब बचा उनका, बाकी किसी का नहीं। डन। सर ये क्वेश्चन अभी आया तो पेपर कैसा है रे बेटा? सर थोड़ा इजी है, क्योंकि पहली बार पढ़ के थोड़ी ना सब समझता है। हाँ लेकिन थोड़ा, लेकिन तू 2 बार पढ़ अभी खुद, 3 बार पढ़, अब तेरे लिए पेपर इजी। सर ये तो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, पेपर में आ गया। पेपर कैसा? बहुत डिफिकल्ट। समझा क्या बेटा? पेपर कभी इजी और कभी डिफिकल्ट नहीं होता। पेपर पेपर अच्छा ही होता है, तुम नहीं पढ़ के जाते तो डिफिकल्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिस्क कैपिटल, समझा। जस्टिफाई में देखो 7 पॉइंट तो बने, एक आधा पॉइंट तो रेसिडुअल क्लेमेंट का डालते तो 8वां पॉइंट। जो तुम पे निर्भर करता है तुम कैसे पॉइंट बनाओ, और बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा। ये समझ में आ रहा है क्या? ऑन बजाओ क्या? हाँ है ना, बहुत हो गया सर, एकदम रिलैक्स मोड में जा रहे हो। हाँ। एसपी का प्रीलिम्स था सर आज। बेटा प्रीलिम्स पे तो तुम जाओ मत यार, प्रीलिम्स तो मैं खुद बोलता हूँ।
वो प्रीलिम्स में साला प्रीलिम्स आने के बाद पता चलता है बच्चों को पढ़ाई भी चालू करनी है। प्रीलिम्स आ गया बोले 880 मार्क का पेपर, हिल जाता है बच्चा। नेगेटिव मत हो लेकिन पॉजिटिव रहो। नीरज तू लेक्चर पे ध्यान दे भाई। तो कमेंट, और मैं तो बोलता हूँ जिन्हें लेक्चर करना है ना बेटा, कमेंट में ऐसे भी क्या रखा है ढोक लो, तुम लेक्चर करना है कि कमेंट देखना है। बच्चे उधर इंस्टा आईडी मांगते लड़कियों का कमेंट में। मैं तो बोलता हूँ चैट वाले को ऑफ करने का, बड़ा स्क्रीन करने का, मेरे को देखते रहने का। डाउट है तो आओ, डाउट भी कहीं रहेंगे। चलो फटाफट। चलो सर, लास्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से जस्टिफाई का। इक्विटी शेयर होल्डर, रियल ओनर एंड कंट्रोलर ऑफ कंपनी। अब जस्टिफाई करो बोले इस लाइन को 4 मार्क्स के लिए। अब तुम क्यों यहाँ पे हो? तुम सब बहुत होशियार बच्चे हो, तुमको जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ पे तो इसलिए आए हो ताकि तुम देखो कि हाँ जैसे लिखते हैं क्या बराबर बोल रहे हैं क्या सर, तो मेरे को क्रॉस चेक करो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो बेटा। इक्विटी शेयर होल्डर आर क्या बेटा? रियल ओनर एंड कंट्रोल ऑफ कंपनी। हाँ सर, 4 मार्क्स का लाइन है, जस्टिफाई करो। क्या करें हमको तो उतना ही आता है। जो ये सब कर चुके अच्छी बात है भाई, ये वापस रिवाइज करा। चलो यहाँ पे ध्यान दो। पहला, इक्विटी शेयर होल्डर आर पार्टिसिपेट इन द जनरल मीटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी। यस सर, ये आपको जनरल नॉलेज है, लेकिन लिखना था रियल ओनर बोल रहे हो ना। क्या सर, इक्विटी शेयर होल्डर क्या है? वो पार्टिसिपेट करते हैं जनरल मीटिंग में, और कंपनी के मैनेजमेंट में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं करके। ठीक है। दूसरा, दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर डिस्कस्ड एट द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में जितने भी मुद्दे डिस्कस होते हैं ना, वहां पे इक्विटी शेयर होल्डर को अलाउ है कि वो वोट करे। प्रेफरेंस वालों को था क्या? नहीं, तो इसलिए वो रियल ओनर नहीं है। ठीक है, उनको नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं है। ठीक है। तीसरा, इक्विटी, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू मैनेज द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, वो इलेक्ट करते हैं। फिर, द इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। ये लाइन कितनी बार पढ़ा? अभी भी लिखा था तुमने ना, तो वही बोल रहा हूं, ऑब्जर्व कर मेरे भाई, जस्टिफाई से डर मत। कि तुझे सिर्फ ये समझना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से कौन सा पॉइंट वहां पे बैठता है। अब इसको जस्टिफाई करना मतलब क्या रखना है बेटा? कुछ नहीं, इक्विटी के बारे में लिख, वही वापस है। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, ऑल्सो दे डू नॉट गेट प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। सर ये सेम पॉइंट इधर पड़ा, तो सेम पॉइंट है, लिख। क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? सर प्रीलिम से फेल हुए तो बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएंगे बेटा, ढोकले। जो भी टीचर ऐसा बोलता है ना, मेरे पास लेके आओ उसको। लगाने के लिए थोड़ी ना बैठे। प्रीलिम्स में फेल कुछ नहीं होता, तुमको पूरे मार्क्स 20 में से 20 दे चुके हैं तुम्हारे कॉलेज वाले। इतने लेट तक होता नहीं, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। अब सिर्फ तुमको डराने का काम चल रहा है। वो महीने भर पहले से सब चीजें करके रखते हैं। तुम्हारे मार्क्स ऑलरेडी डिसाइड है, लेकिन साल भर तुम मिले नहीं हो, है ना। अभी वो तुम्हारे मजे ले रहे हैं, टेंशन मत लो, चलो फोकस करो। इतने पॉइंट समझे? इक्विटी शेयर होल्डर ओन द कंपनी एंड बियर द अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप। वापस ये लाइन रिपीटेड है, एक्टिव पैसिव वाली बात है। इफ द कंपनी सक्सेसफुल दे एंजॉय ग्रेट फाइनेंशियल रिवॉर्ड। अगर कंपनी को फायदा हो तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। इफ कंपनी फेल द रिस्क में, क्या बेटा, द रिस्क फेल मेनली ऑन देम। और कंपनी को नुकसान हो तो पूरा रिस्क उन पे आएगा। एंड हिंस इक्विटी शेयर होल्डर आर रियल ओनर ऑफ द कंपनी। दैट्स ऑल, ये डन हो गया। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर कौन से ओनर है? रियल ओनर है कंपनी। तो आपको समझ रहा है कैसे लिखना है? यस और नो? हाँ या ना? यस सर। इजी बेटा, तो आप लोग सिर्फ समझिए और ना खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाए। मतलब पढ़ते वक्त दिमाग बंद करके मत पढ़ो, ऑब्जर्व करो। सिर्फ रटना नहीं है, ये भी समझना है कि वो किस तरीके से आंसर को घुमा रहे हैं, मतलब कैसे लिखना है। यही तो हमारी काबिलियत है, यही तो होगा सर। कि डुबते को तिनके का सहारा, ऐसे लिखा तो फिर ठीक है, बाकी तो फिर कोई झोल ही नहीं है सर। फिर तो क्या ही बताओ। चलो, तो एक टेक्स्ट बुक का सवाल हो गया। दूसरा ये हो गया, आप जाइए वहां पे भी टेक्स्ट बुक में कर दीजिए टिक। तीसरा ये सवाल हो गया। उसके बाद चौथा ये सवाल हो गया, 4। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन ये हो गया। 6 1 ये हो गया। 7th 1 ये हो गया। 7 जस्टिफाई हमने कर लिए। और क्रेडिट इज नॉट कैश लोन, द ट्रेड क्रेडिट इज नॉट कैश, ये कर लेना है क्या बेटा? ये कर लेते हैं क्या? यस और नो? करना है कि नहीं करना है? कोई बहुत टाइम है एग्जाम को। अब जो बच्चा ज्यादा प्रेशर ना लेके मेरा ये लेक्चर कर रहा है, 50 मिनट हुए, जस्टिफाई हुए तो सही।
टेंशन लेके कुछ नहीं होगा। और अगर ये दूसरा चैप्टर का जस्टिफाई क्या पेपर में एक आया क्वेश्चन इसमें से, तो भाई तेरे 4 मार्क्स सीधे खत्म ना, क्यों लोड ले रहे? तो प्रेशर कम लो, पढ़ाई ज्यादा करो, ठीक है। ये 2 सवाल मतलब इतने जस्टिफाई में से तो सेकेंड चैप्टर में सबसे ज्यादा जस्टिफाई। हम लोग अभी अगर सेकेंड चैप्टर के जस्टिफाई करें, वहां से एक आएगा ही 4 मार्क्स के लिए, तेरी तो नैया पार हो जाएंगी भाई। चलो सवाल समझो, ट्रेड क्रेडिट इज नॉट कैश लोन, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट रिजल्ट फ्रॉम क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विस विच हैज टू बी पेड एट फ्यूचर डेट आफ्टर सेल टेक्स प्लेस। सर ये अगर तुम एक बार समझो ना, तो 4 में से 4 मार्क्स। पहले क्वेश्चन समझो रे बेटा, क्या बोला है? ट्रेड क्रेडिट इज नॉट कैश लोन, जस्टिफाई। क्या जस्टिफाई करेगा बच्चा? उसको सवाल ही नहीं समझा, बोले ट्रेड क्रेडिट क्या, पहले वो बता, कैश लोन बात की बात है। तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या हो बेटा? जब आप उधार पे बेचते हो ना, या उधार पे खरीदते हो, ट्रेड मतलब व्यापार, उधार पे किया हुआ व्यापार, इट इज ट्रेड क्रेडिट, खत्म। ट्रेड क्रेडिट रिजल्ट फ्रॉम क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच हैज टू बी पेड इन फ्यूचर डेट आफ्टर द सेल टेक्स प्लेस। एक ऐसा उधारी का सेल जो हम पैसे कब लेते हैं? बाद में लेते हैं करके। सिंपल सी बात है, यस और नो? हाँ, तो ये वाला पॉइंट तो कितना सिंपल था सर, ये तो हम लिख सकते थे। ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या? ट्रेड क्रेडिट रिजल्ट फ्रॉम द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच हैज टू बी पेड, वो पैसा बाद में दिया जाता है आफ्टर क्या बेटा? सेल टेक्स प्लेस। एक पॉइंट लिखता है। दूसरा, इन अदर वर्ड, देखो कैसे कैसे घुमा रहे, तुम भी घुमाओ भाई, मार्क्स चाहिए हमको। इन अदर वर्ड, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू कस्टमर एंड पेमेंट इज मेड आफ्टर सम टाइम, इट इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट। एक्टिव पैसिव, भाई भावनाओं को देखो आप, 2 पॉइंट बढ़ गए, वही बताया, कुछ अलग नहीं बोला। तीसरा पॉइंट, इन डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड द काइंड दिस काइंड ऑफ credit has great significance. The small retailer rely on obtaining trade credit from supplier to large extent. ये सिंपल सी बात है, बोले आजकल के जमाने में अगर व्यापार करना है तो उधारी पे तो बेचना ही पड़ेगा। और ये स्मॉल स्मॉल ट्रेलर क्या करते बेटा? लोग क्या करते, बट सामने वाले से उधार पे ही खरीदते, और तभी व्यापार चलेगा। इट इज इजी काइंड ऑफ क्रेडिट विच कैन बी ऑब्टेन विदाउट साइनिंग एनी डेट इंस्ट्रूमेंट। साहेब उद्या पैसे देतो ना, साहेब हप्त्यावर नंतर पैसे देतो ना, कोई साइन करना पड़ता क्या? नहीं। तो बहुत इजी प्रकार का बोले व्यापार है। इट इज रेडिली अवेलेबल एंड चीप मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। और आप 10 दिन बाद पैसा दो, थोड़ी ना एक्स्ट्रा ले रहा है, एकदम सिंपल बात है। फाइनेंस का ही मेथड है ना, उधार पे ले रहे हो, 10 लाख की चीज ले रहे हो, पेमेंट बाद में करोगे। तब देखो, समझो भावनाओं को समझो। ट्रेड क्रेडिट में आपको बस जस्टिफाई नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है? शायद आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है बेटा? यस और नो? यस। Suppliers sell goods and willingly allow 30 days or more for bill to be paid. They even offer discount if the bill clear within short period, जैसे कि 10 दिन 15 दिन। तो अब ये नॉर्मल लैंग्वेज हो गया आपका, वो कैश डिस्काउंट देता। तो बोले सप्लायर उधार पे बेचता है और वो जनरली 10-30 दिन तक का टाइम देता है कि 1 महीने में पैसा दे दे। और बोले वो उसको जल्दी पैसा चाहिए, 10 दिन 15 दिन, तो क्या ऑफर करता है? कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। तुम जल्दी दो, हम 5% डिस्काउंट दे देंगे। एंड हिंस ट्रेड क्रेडिट इज नॉट कैश क्रेडिट। कैश लोन मतलब क्या बेटा? किसी को 5 लाख रुपए का कैश उधार देना, ये कैश लोन हुआ। ट्रेड क्रेडिट मतलब क्या बेटा? कि आपने किसी से उधार पे लिया है। क्या लिया है? उधार पे गुड्स लिए। अब उधार पे गुड्स लिए 5 लाख के लिए, क्या कैश में दिया? क्या नहीं। इसीलिए ट्रेड क्रेडिट कैश लोन नहीं है। सबको समझा क्या? बोलो यस और नो। यस टाइप करो अगर समझा है तो। हाँ, जिन्होंने पूरा लेक्चर देखा उनको ही समझा रहेगा, बीच में से आएंगे ढोकले समझेगा नहीं। एकदम आसान है, तुम डिफिकल्ट बनाना चाहते हो बना लो, बाकी एक पढ़ाई डिफिकल्ट नहीं है। ये वापस समझाओ, बोलो ट्रेड क्रेडिट समझा? सर ये मैं लाइव में हूं, कोई सवाल पूछ रहा है नहीं तो रिकॉर्डिंग में क्या फर्क है? सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं है। क्रैश बैच में सब दे के रखा है, बैठो और करो। ट्रेड क्रेडिट डन? यस सर, यस सर। ट्रेड क्रेडिट अभी आने दो, मां कसम सर 4 मार्क्स मतलब अभी ऐसा ऐसा फेंकेंगे, बस हमको यही तो चाहिए था। ट्रेड क्रेडिट मतलब क्या समझ गया? आप लिख के आएंगे, उतने होशियार तुम हो मेरे को पता है। तुमको सिर्फ बेसिक सपोर्ट चाहिए, बाकी तो ठीक है। अब देखो करीब करीब 54, 1 घंटा हो गया सर लाइव में, वो भी लाइव चल रहा है, ऐसे नहीं। लास्ट पॉइंट, 8 क्वेश्चन डन कर दोगे जस्टिफाई के। और क्यों करा रहे सर? हाँ बेटा, लेक्चर के बाद ना वापस वो लेक्चर मेरा एंड हो, बाकी मैक्सिमम बच्चों को समझा तो वहां पे अभी देख 50 मिनट ना, 50 मिनट से चालू करना लेक्चर, वो दूसरी बार सुनेगा तो समझ जाएगा। ओके।
डिफरेंट इन्वेस्टर हैव डिफरेंट प्रेफरेंस. क्या है सर? देर आर लार्ज नंबर ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर कंपनी. इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन वाइड वेराइटी ऑफ इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, बोले क्या बोले, अलग अलग इन्वेस्टर को अलग अलग प्रेफरेंस होता है. बोले का बताता हूं, पहले दूसरा पॉइंट. द इन्वेस्टर हु आर रेडी टू टेक रिस्क इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर. ठीक है. द इन्वेस्टर हु आर कॉशियस अबाउट सेफ्टी दे इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर. आपको याद है मेरा केस स्टडी बेस्ड लेक्चर क्या रहेगा इस चैप्टर का? तो इसमें दोनों सवाल थे. एक बंदे को हैंडसम रिस्क हैंडसम प्रॉफिट अर्न करना था, रिस्क लेने को रेडी था, तो कौन से शेयर में इन्वेस्ट कर रहा था? इक्विटी. दूसरे केस स्टडी में दिया था वो कॉशियस है, उसको रेगुलर रिटर्न चाहिए. तो जैसे कॉशियस वर्ड आया, वो सेफ बंदा है, सेफ कॉशियस है, कॉशियस अबाउट सेफ्टी, तो कहां पे इन्वेस्ट करेगा? प्रेफरेंस. ये 2 पॉइंट हो गए. देखो टेक्स्ट बुक का ही सवाल है, डिफरेंट इन्वेस्टर हैव डिफरेंट प्रेफरेंस, जस्टिफाई. तो बोलना कि बहुत सारे नंबर ऑफ सोर्सेस है पैसों के कंपनी के लिए, और वो अलग अलग चीजें इशू कर सकती है. जैसे कि जो इन्वेस्टर को रिस्क लेना है वो इक्विटी में जाएगा, जो इन्वेस्टर कॉशियस है सेफ्टी के बारे में वो प्रेफरेंस में जाएगा. इन्वेस्टर में ऑल्सो चूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर बेस्ड ऑन देयर चॉइस. प्रेफरेंस शेयर के टाइप से अपने पढ़े वो. इन्वेस्टर हु आर इंटरेस्टेड इन लेंडिंग मनी दे कैन ऑप्ट फॉर डिबेंचर. तो देखो वो डिबेंचर ले सकता है, बॉन्ड्स ले सकता है, एक्सेट्रा. द डेट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड इन्वेस्टर विथ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो बोले ये देखो आपने क्या बताया बेटा, सिर्फ एक बार ऑब्जर्व करो, पेपर में अगर आया ना इन्वेस्टर डिफरेंट इन्वेस्टर हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस, तो बोले कि अलग अलग इन्वेस्टर के अलग अलग प्रेफरेंस है. तो आपने क्या लिखने का? जिस इन्वेस्टर को ज्यादा रिस्क लेना है इक्विटी, जिस इन्वेस्टर को कम रिस्क लेना है प्रेफरेंस. जो इन्वेस्टर चाहता है मेरे को मेंबरशिप में कुछ लेना देना नहीं, मेरे को तो फिक्स इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट, वो किस में डिपॉजिट करेगा? डिबेंचर, बॉन्ड. उनको क्या मिलेगा? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एट प्री डिटरमाइंड टाइम. प्री डिटरमाइंड मतलब जैसे वो पहले से ही फिक्स रहेगा कितना इतने टाइम तक मिलेगा. एंड लास्ट, हिंस डिफरेंट इन्वेस्टर हैव डिफरेंट प्रेफरेंस. समझा क्या तुमको क्वेश्चन? अलग अलग इन्वेस्टर का अलग अलग प्रेफरेंस होता है, जस्टिफाई करो. तो बोलने का अलग अलग इन्वेस्टर के अलग अलग होते हैं, बराबर है बोलना सर कि कंपनी के पास अलग अलग ऑप्शन. तो इस अभी डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर कैसा है. उसको अगर ज्यादा रिस्क लेना है तो इक्विटी में जाएगा, हो गया पहला पॉइंट. इफ इन्वेस्टर इज कॉशियस अबाउट द सेफ्टी, प्रेफरेंस में जाएगा. इफ इन्वेस्टर वांट क्या? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसको ओनरशिप से कुछ लेन देना नहीं है, डिविडेंड में इंटरेस्ट चाहिए लेकिन फिक्स है, ही विल गो इनटू डिबेंचर, बॉन्ड्स. ठीक है ना, ऐसे लिख दो. एंड दैट्स व्हाई बोलने का इन्वेस्टर हुआ क्या बेटा? हाँ, हिंस इन्वेस्टर डिफरेंट इन्वेस्टर हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस. खत्म. सारे चैप्टर नंबर 2 के जस्टिफाई वाले क्वेश्चन हमने किया. अब हमने ऐसा क्यों किया उसका लॉजिक समझ. बच्चे पूछते हैं सर हम पास तो हो जाएंगे ना इसपी में, और मैंने आपको देखो ये लिखवा के दिया था, वहां पे क्या हो शुरुआत में लिखा था कि बेटा आप लोगों को 4 क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं है. आपको पता है कि सर 4 क्वेश्चन तो इतने तोड़ हो गए ना हमारे, ये वाले, ये देखो क्वेश्चन 1, 3, 4, 7 लेटर्स मैंने दिए, डिफरेंसेस मैंने दिए, केस स्टडी मैंने अभी अभी दिया हो ना. लॉन्ग आंसर में आपको बताओ वो अलग से करेंगे, या ऑलरेडी जो क्रैश बैच के बच्चे जिनको पूरा पढ़ाया हुआ है, तो जब मैं फीचर्स ऑफ डिबेंचर का वीडियो दे रहा हूं तो वो लॉन्ग आंसर ही है. बट सवाल था जस्टिफाई में, और जस्टिफाई में सर 3 क्वेश्चन तो आने ही वाले, 4 मार्क्स का एक है, जम नहीं रहा है, और इस चैप्टर से एक आने की प्रोबेबिलिटी पूरी है क्योंकि ज्यादा मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर को. और इस चैप्टर में जस्टिफाई है भी ज्यादा. कितने हैं? 8 एक जस्टिफाई, सब मैंने करवा दिए, खत्म हो गई सर बात. यस और नो? यस. केस स्टडी का पूरा लेक्चर डाला बेटा, 2 घंटे देख ले, उतना नहीं दे सकता छोड़ दे, कोई उपयोग नहीं पढ़ के. फिर ढोकले जितना अभी 2 घंटे के लेक्चर तुम नहीं, तो ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई चलेगी. और उसमें सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उतना करो, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा. 2 आवर्स का सेशन केस स्टडी डन. IMP बोले बोले उसमें भी बोलू मैं पेपर ही देता ना भाई, ये पेपर है, प्रिंट आउट है, लेके जा. किसी का IMP में भरोसा मत करो, पेपर कोई यूट्यूब वाला टीचर नहीं निकालता इंक्लूडिंग मी. हाँ, व्हाट इज IMP हम बोलेंगे बेटा चैप्टर नंबर 2 अच्छे से करो क्योंकि इसमें से बहुत सवाल आते हैं. चैप्टर नंबर 6, 7, 8 में से 2 ही लेटर करो, 2 चैप्टर करो क्योंकि इन दोनों में से, लेकिन उसमें सब लेटर करो. IMP में गए बेटा ना घर का ना घाट का, बहुत पछताओगे. तो ऐसे गलती मत करना, किसी भी व्यक्ति के IMP पे भरोसा रखा और उतना किया, रोने को कुछ नहीं मिलेगा. सर तुमने भी दिया ना, मेरा IMP चेक करो, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिया, मैंने बोला ये चैप्टर का ये पार्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे इस बार प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, लेकिन मैंने क्या बोला चैप्टर 4 27 मार्क का है तो पूरा करना है अपने को, भले उस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दो.
उसी के 4 चैप्टर अच्छे से करो, मतलब 3 तो एकदम भारी, चौथा फॉर 27 मार्क, 8वां फॉर 20 मार्क और 7वां 17 मार्क्स। समझ में आ रहा है? जस्टिफाई का भावना समझ रहे हो तुमको, कैसे लिखना है, लर्न कुछ नहीं हुआ रहेगा, लेकिन आज समझा इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा कि सर अगर मैंने पढ़ा तो होगा। डिपेंडेंसी कम करो, सेल्फ स्टडी बढ़ाओ, और सब होगा बेटा, कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। चलो ये हो गया। सर इतना टाइम कभी पढ़ा नहीं ऑफलाइन साला, ऑनलाइन इतना टाइम रुके हम लोग, जो रुके बहुत अच्छी बात है भाई। मेरे को भी ऐसे था नहीं कि इतना टाइम में ये करके, ये देखो फाइंड ऑड वर्ड कर ले क्या इस चैप्टर के, आई है तो। सर आंसर नको देखो, चलो बताओ क्या क्या है। तो डिबेंचर आईएमपी बेटा इस बार, क्योंकि वो पिछले दोनों एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आए नहीं है, तो इस बार मेरे को लगता है, हाँ ऐसे बोल सकते हो, ये अंदाजा है, क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस पूछा, वो भी करो, ऐसे नहीं कि वो नहीं करोगे, लेकिन अपना इतना टाइम है तो थोड़ा बहुत पढ़ने का। सर ये बताओ, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, रिटेन अर्निंग, क्या अलग वर्ड है? रिटेन अर्निंग, ऐसा क्यों सर, लॉजिक क्या है इसका, एक दो का ही बताओगा मैं। डिबेंचर ये एक्सटर्नल सोर्स है, पब्लिक डिपॉजिट एक्सटर्नल है, लेकिन रिटेन अर्निंग क्या है? इंटरनल, इसलिए तुम्हारा 1 मार्क्स फिक्स, टेक्स्ट बुक का ही है। जाओ वहां पे कर लो। फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रिडम्शन वैल्यू, क्या है सर अलग वर्ड? रिडम्शन वैल्यू, क्योंकि ये इससे टोटली आउट ऑफ द रिडम्शन वाली बात है कि नॉर्मल है। तो फोन बाद में उठाता। ट्रेड क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बताओ रे भाई, क्या ये बैंक देते हैं ना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक देता है, कैश क्रेडिट बैंक देता है, ट्रेड क्रेडिट अभी अभी पढ़ा, ये उधार पे सेल करना, इसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। समझ रहा है बेटा? यस और नो? ये समझा ना, ये 1 मार्क्स के लिए आईएमपी है, ये वाला आईएमपी करो बेटा, ये वाला आईएमपी करो। आईएमपी क्यों, अब देखो यही आएगा, ऐसा नहीं बोला, आईएमपी करो मतलब अच्छे से पढ़ना भी इसको। ट्रेड क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, कैश ट्रेड, कुछ नहीं समझता बच्चा, बोलता सर कैसे करते पता है, देखो क्रेडिट क्रेडिट जिंदाबाद, ओवरड्राफ्ट अलग दिख रहा, जय माता दी, 1 मार्क्स मिल गया। अबे हलवा है क्या, ढोकले, 1 मार्क्स मिल गया बोले इधर, इसलिए वो ऐसे सवाल डालेंगे क्योंकि हमने पढ़ा तो है नहीं, अपना दिमाग भी बहुत भारी चलता, क्रेडिट क्रेडिट ऑड वर्ड, इधर नहीं दिख रहा सर, ऑड वर्ड, जय माता दी, ऐसे करना मत। ये अलग वर्ड है, ट्रेड क्रेडिट अभी अभी पढ़ा ना, वो उधार पे बेचने वाला, ये ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट बैंक देता है। ओके डन। हाँ है ना, इधर है बेटा, तो ठीक है ना, देख मैं समझा रहा हूँ, आंसर से क्या करना है, आंसर सब इधर है, देख लो आंसर देख लो, लेकिन तू समझ, फोकस कर अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट, एडीआर। अब देखो एडीआर दिया, बट पॉइंट क्या है, व्हाट इज एडीआर? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, है ना। जीडीआर मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, और ये तो क्या कर रहे हो तुम लोग, समझ आ रहा ना, ये तुम एज एविडेंस करके दे रहे, तो आपको टेक्स्ट बुक के इस चैप्टर के ये भी हो गया, लेके बैठो, मजा है सर, पढ़ने को बैठो ना, जो बच्चा पहले टाइम से देख कर रहा है उनको अच्छा है। हाँ सर, ठीक है। यहाँ पे दिया है और आंसर आपके सामने बेटा, लोड लो मत, लेकिन चलो एक बार कर लो। बॉन्ड होल्डर आर ओनर ऑफ कंपनी, कितना फालतू गिरी है, शेयर होल्डर ओनर होते, बॉन्ड होल्डर कभी भी ओनर नहीं होते, फॉल्स, लेकिन तुमको एक बार पता चल गया। फिर डिपॉजिटरी बैंक स्टोर शेयर ऑन बिहाफ ऑफ जीडीआर करके, ठीक है, यस ये बराबर है कि ये ट्रू होगा। यहाँ से कहाँ पे बताओ मैं, ये देखो, ट्रेड क्रेडिट इज नॉन कैश लोन, बराबर ना, अभी अभी क्या देखो हमने, ट्रेड क्रेडिट नॉन कैश लोन, अब ये देखो ये बहुत समझना है, नॉन कैश लोन मतलब क्या, कैश नहीं दिया लेकिन हमने उधार पे बेचा। लेटर्स का लेक्चर नहीं होगा बेटा, इसके बाद देखेंगे हम, है ना। पहले ये वाला चैप्टर करो, ऑलरेडी मैं 1 घंटा अभी बच्चे की जान लेगा क्या ढोकले। लेटर्स के सारे लेक्चर थे, एक एक लेक्चर करो फटाफट। ये पढ़ा भी फटाफट। ट्रेड क्रेडिट इज मेजर सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, सर ये बताओ ट्रू की फॉल्स, फॉल्स, बट क्यों, लॉजिक बताओ। सर ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे बेचना, मैक्सिमम कितने दिन का टाइम पीरियड मिलता है, 30 डेज, 30 दिन का टाइम पीरियड मिलता है, तो सर ये ट्रेड क्रेडिट लॉन्ग टर्म कैसे हुआ, ये तो शॉर्ट टर्म होगा ना, दैट्स वाई ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स, टेक्स्ट बुक का सवाल है, लॉजिक के साथ। हाँ। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर राइटर होती है क्या सर, यस सर ये ट्रू है, ठीक है।
यहाँ तक सब कर लिया। अब देखो ये चीज मैंने ऑलरेडी क्रैश बैच वाले बच्चों को पोस्ट कर दी है टेलीग्राम में, तो आप देख लेना। और खत्म, आज शायद से बहुत हो गया सर, 1 घंटा 4 मिनट का लेक्चर हो गया, मजाक मजाक। हाँ, और अभी स्क्रैच बैच वाले बच्चे भी प्रॉपर लेक्चर करो, क्योंकि सब दे दिया। एक एक मैं अभी तुमको लाइव भी आया तो 1 1.5 घंटा है ना, क्रैश बैच में तुम मेरे को 10 घंटा सुन सकते, 20 घंटा सुन सकते। सुनो भाई, जितनी ताकत है सब दिया है। जस्टिफाई इस चैप्टर के सब करके जाओ भाई। चलो, थैंक यू सो मच, यहाँ पे रुकते हैं।